देखने वाले हैं इंटी नंबर 13। तो कहानी की शुरुआत एक पुराने काफी डरावने घर को दिखाने से होती है, जिस घर में एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है। वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के कई सारे केसेस सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिन्हें सॉल्व करने में काफी समय लग जाता है, लेकिन तब भी वो केसेस सॉल्व नहीं होते। ऐसे केसेस को अनसॉल्व्ड केस कहा जाता है। इंसान अपनी पूरी क्षमता लगाकर उन केसेस को सॉल्व करने में लगा देता है, लेकिन जब इंसान का सामना खुद से भी ताकतवर चीज से होता है ना, तब उसको समझ आता है कि वो तो कुछ भी नहीं है जो वो अभी तक कर रहा था। ऐसे कुछ हाल मेरी जिंदगी में भी हुए। मैंने ऐसे कई केसेस सॉल्व किए और सारी कहानियों में से एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। तो दिल थाम कर बैठिए, उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आएगी और आप सोचने पर मजबूर भी होंगे कि आखिर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। ये कहानी है हाउस नंबर 13 की। अब हम दोस्तों उसी कहानी के अनुसार आगे मूवी को देखने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम नीता और संजय नाम के एक कपल को देखते हैं। दोनों बड़ी खुशी से एक विला में रहने के लिए आए होते हैं। विला में काम करने वाली महिला, जिसे सभी प्यार से अम्मा कहते हैं, वो उन दोनों का बड़ा अच्छे से स्वागत करती है। विला में आने के बाद दोनों को काफी अच्छा भी लगता है और जिस विला में ये दोनों रहते हैं ना, उसी का नाम होता है हाउस नंबर 13। अब अगले सीन में हम न्यूज चैनल पर एक डिबेट को देख पाते हैं, जो गजेंद्र नाम के गुरु के एक शिष्य और एक साइकोलॉजिस्ट गिरी के बीच हो रही होती है। इस डिबेट का मकसद है बुरी शक्तियों का जवाब हासिल करना कि साइंस क्या मानता है बुरी शक्तियों को लेकर। मतलब शिष्य के हिसाब से आत्माएं वगैरह एग्जिस्ट करती, तो गिरी कहता है कि ये सब इंसानों के दिमाग द्वारा बनाया गया वहम है, आत्माओं वगैरह का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन गजेंद्र का शिष्य कहता है कि जिस तरह से इंसान इस दुनिया में रहते हैं, वैसे ही आत्माएं भी इस दुनिया में रहती है, लेकिन साइंस उस पर यकीन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है कि सच में आत्माएं होती हैं। और जो चीज साइंस को समझ नहीं आती, वो उन चीजों को झुठला देते हैं। लेकिन गिरी तो ये सुनने के बाद बहस पर उतर आता है कि जो चीज मैंने कभी अपनी आंखों से देखी नहीं, उस पर कैसे यकीन करूं। तुम मानते हो आत्माएं होती हैं, तो जरा मुझे दिखाओ। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे गुरु बहुत महान है, तो अपने गुरु को यहाँ बुलाओ और उससे कहो कि वो बारिश करवा दो, बवंडर ला दो, तो मैं आत्माओं पर विश्वास करने को तैयार हूँ। लेकिन शिष्य भी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आप हमारे गुरु का इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते। जब आपका कभी सच में आत्माओं से सामना होगा, तब आपको इस बात पर खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इतना कहकर वो शिष्य डिबेट छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों अगले सीन में हम रंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो किताब वगैरह प्रिंट करवाने का काम करता है। उसको अर्जुन नाम का राइटर कॉल करके कहता है कि सुनो, मैं अपनी नई नोवेल आपकी कंपनी से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो रंगा काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अर्जुन बड़ा फेमस राइटर है। उसकी पिछली नोवेल एक हफ्ते के अंदर 14 लाख बिक गई थी। अगली नोवेल भी हिट गई, तो लाखों नोवेल्स प्रिंट करने का मौका मिलेगा रंगा को, जिससे होगा ये कि कई दिनों से उसका धीमा चल रहा बिजनेस बढ़ जाएगा। अर्जुन कहता है कि मुझे नोवेल कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे शांति भरी जगह नहीं मिल रही है जहाँ मैं आराम से अपना नोवेल कंप्लीट कर सकूं। तो रंगा कहता है, अरे आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। मेरे पिताजी का एक विला है जो पूरा खाली है और जंगलों के बीच में बना हुआ है, वहाँ कोई जल्दी आता भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहाँ पर अपनी नोवेल कंप्लीट कर सकते हो। अर्जुन भी खुश होता है कि चलो बढ़िया मौका मिल गया, और सबसे पहले वो अपने बड़े भाई संजय और भाभी नीता को वहाँ भेज देता है, जिसके बाद वो भी विला चला जाता है। यानी कि दोस्तों, जिस संजय और नीता को हमने हाउस नंबर 13 में आते हुए देखा, वो अर्जुन के भैया भाभी है। इधर विला में अम्मा नीता से कहती है, आप कब तक इस विला में रहोगी, क्योंकि इससे पहले जो भी इस विला में आया वो 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता। तो नीता कहती, नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, हम कुछ दिन यहीं पर आराम से रुकेंगे। अम्मा खुश हो जाती, क्योंकि वो अपने पति के साथ अकेले इतने बड़े विला की देखभाल कर रही थी। अब कोई साथ रहेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। नीता को दरवाजे पर एक नंबर भी लिखा हुआ मिलता है कि अगर कोई मदद चाहिए हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब विला में आने के बाद अम्मा जब संजय और नीता के लिए चाय बना रही होती है, तभी गर्म हो रहा दूध अचानक से काला हो जाता है दोस्तों, और ये देखकर अम्मा भी हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो जल्दी जल्दी वो दूध फेंक कर दूसरे दूध से चाय बनाने लगती है, ताकि उसको डांटना पड़े। अब रात को जब नीता सो रही होती है, तभी नीचे हॉल में रखा हुआ फोन बजने लगता है। अब नीता को समझ नहीं आता कि इतनी रात गए कौन फोन कर सकता है। वो नींद में ही फोन उठाने चली जाती है, लेकिन जब वो फोन उठाती है, सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है कि शायद कोई रॉन्ग नंबर लग गया होगा, इसीलिए वो दोबारा कमरे में आकर संजय के बाजू में सो जाती है। अब उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसके बाजू में संजय सोया है, लेकिन नहीं दोस्तों, हम देख पाते हैं कि वो संजय नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा डरावनी आत्मा है, जिसके बारे में नीता पूरी तरह से अनजान है। इन सब चीजों से ये तो कंफर्म हो गया है कि ये विला कोई मामूली विला नहीं है, इसमें पक्का कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी अगर इसके बारे में नहीं पता चला तो आगे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगले दिन अर्जुन भी विला में आ जाता है, जहाँ सभी मिलकर उसका स्वागत करते हैं। इतना बड़ा और आलीशान विला देखकर अर्जुन भी हैरान होता है पहले कि रंगा ने ऐसी फ्री में रहने के लिए हमें ये कैसे दे दिया। इसके बाद वो आराम से विला के अंदर अपनी नोवेल को लिखने का काम शुरू कर देता है। अब वीकेंड वाले दिन पास ही के चर्च से 2 अनाथ बच्चों को
संजय और नीता घर ले आते हैं, क्योंकि वो दोनों अक्सर अनाथ बच्चों की हेल्प करने का काम करते हैं। तो इसीलिए दोनों ने बच्चों को यहाँ संडे के लिए बुला लिया ताकि बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। दोनों बच्चे यहाँ कर बड़े खुश होते हैं, जिसके बाद दोनों बच्चे और नीता लुका छुपी खेलने लगते हैं। अब दोस्तों उन्हीं बच्चों में से एक बच्ची ना अलमारी में जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी वहाँ उस आत्मा का हाथ आकर बच्ची का मुंह दबा देता है, जिससे बच्ची चिल्लाने लगती है और वो आवाज लगाकर सभी को बुलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर जब बच्ची की जान जाने वाली होती है ना, उससे कुछ सेकंड्स पहले ही आत्मा बच्ची को छोड़ देती है। बच्ची की तो हालत खराब हो जाती है डर के मारे, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ क्या था। तो वहीं नीता जब एक जगह पर छुपी होती है, तभी उसके सामने एक पुरानी किताब आकर गिरती है। नीता को भी समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन कोई पुरानी कहानियों की किताब समझकर वो उसको अपने पास रख लेती है। अब अगली सुबह की बात है, संजय को ऑफिस के लिए लेट होता है, तो वो नीता से कहता है कि जल्दी मेरी ब्लू वाली शर्ट लाकर दो ना, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। तो नीता जब उसको आयरन करने जाती है, तब उसे पता चलता है कि शर्ट का एक बटन तो टूटा हुआ है, इसलिए वो उस बटन को सुई और धागे से सीलने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा नीता के साथ होता है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आत्मा नीता को ही पूरी तरह से पजेस कर लेती है, जिस वजह से तो नीता उसी सुई से पूरी शर्ट फाड़ देती है। दोस्तों संजय भी तुरंत भागकर नीता के पास आता है और उसको संभालते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन तब तक नीता के शरीर से वो आत्मा बाहर आ चुकी थी। नीता कहती है, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा लगा कि बेहोश हो गई थी और अपने आप मेरे हाथों ने ये कर दिया। संजय परेशान हो जाता है कि कहीं नीता बीमार तो नहीं हो गई है या पागल तो नहीं हो रही है जो ऐसी हरकतें कर रही है, क्योंकि इससे पहले कभी उसने ऐसी हरकतें नहीं की। अब रात को नीता की बहन मधु उससे मिलने विला में आती है, लेकिन जैसे ही नीता दरवाजा खोलकर मधु से गले मिलती है ना, वो उसका गला छोड़ने को तैयार ही नहीं होती और मधु का तो दम घुटने लगता है, लेकिन फिर भी नीता गला नहीं छोड़ती। पर तभी मधु खुद को दोबारा से दरवाजे पर पाती है, जो कि अभी तक खुला भी नहीं है, और मधु को समझ नहीं आता कि अभी अभी ये मेरे साथ हुआ क्या। ऐसे लगा जैसे नीता मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रही है, जबकि रियलिटी में दरवाजा तो खुला ही नहीं अभी तक। लेकिन दोस्तों वो इस चीज पर इतना ध्यान न देते हुए इसको अपना वहम मान लेती है। अब नीता दरवाजा खोलकर मधु को अंदर बुलाती है, लेकिन मधु के दिमाग में अभी भी वही चीज घूम रही है जो थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ, इसीलिए उसका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। तो वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब मधु सोती है ना, तभी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे के बाहर कोई तो खड़ा है, और यही चीज महसूस करके मधु को लगता है कि शायद उसकी बहन होगी जो उससे बात करने आई है, इसलिए वो डरते डरते ही सही दरवाजा खोल लेती है, लेकिन वहाँ कोई होता ही नहीं। और तभी उसको एक कमरे के अंदर से दोबारा अजीब आवाजें आती हैं। वो जैसे उस कमरे के अंदर जाती है ना, उसको सामने चादर दिखाई देता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि चादर के नीचे कोई मौजूद है। मधु भी डरते डरते उस चादर को हटा देती है। हाँ, वहाँ कोई होता ही नहीं, पर तभी दोबारा से मधु के पीछे वो चादर आकर खड़ा हो जाता है, ठीक उसी तरह मानो कि चादर के नीचे कोई है, और फिर वो चादर गिर जाता है मधु के ऊपर। ये देखकर जो मधु की हालत खराब होती है ना, वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर कमरे में आ जाती है अपने, और जो अभी अभी उसने देखा उसे एक बुरा सपना मानकर वहीं सो जाती है। लेकिन दोस्तों अगली सुबह होते ही वो आत्मा सीधे मधु पे हमला करते हुए उसका गला दबाने की कोशिश करती है। मधु भी पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और दम घुटने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर अर्जुन जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर में एक एड देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और दोस्तों उस एड में पता है क्या था? रंगा के किसी अपने ने ना उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उसकी फोटो न्यूज़पेपर में डाली थी कि रंगा को मरे हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए ये एड जो भी देख रहा है तो रंगा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। बस दोस्तों अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। पिछले हफ्ते ही तो रंगा ने मुझे विला में आने के लिए कहा था और मैं तो उसकी पब्लिशिंग कंपनी के साथ काम करने को तैयार हुआ था, तो फिर ऐसे कैसे हो गया? वो तुरंत रंगा की कंपनी में फोन लगाता है और सारी बातें बताता है कि पिछले हफ्ते मेरी रंगा से बात हुई थी, उन्होंने मुझे विला में रहने के लिए कहा भी था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और ये सुनकर फोन पर मौजूद रंगा का असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या मजाक कर रहे हो सर, 2 साल हो गए रंगा को मरे हुए, वो तुमसे कैसे बात कर सकता है? सुबह सुबह पी लिए क्या? अर्जुन की कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो संजय को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन संजय तो ऑफिस के लिए निकल रहा था। तो अर्जुन नीता को ये सारी बातें बता देता है कि ये विला सही नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। पर नीता तो पजेस होने की वजह से उससे कहती है, तुम्हारे साथ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, और संजय वैसे भी टेंशन में है, बेकार की बातें करके उसको परेशान मत करो, और तुम भी ज्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर अर्जुन को भी लगता है कि शायद नोवेल में कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया हूँ मैं, इसलिए मैं ऐसी बातें सोच रहा हूँ, इसलिए वो इस बात को कर देता है इग्नोर। अब रात को जब नीता विला में अकेली होती है, तभी दोस्तों उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। किस कमरे का?
जिस कमरे के अंदर मधु को वो चादर में आत्मा दिखी थी। दरवाजा अपने आप खुलने की वजह से नीता उसके अंदर चली तो जाती है और वहाँ जाते उसको एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं चादर के अंदर छुपी हुई दिखाई देती हैं, जो कि सच में काफी डरावना सीन होता है। लेकिन उसे लगता है कि ये शायद सारे मैनिकन्स हैं जिनको चादर से ढक के रखा हुआ है। और वो जैसे ही चादर हटाने वाली थी तभी घर की बैल बजने लगती है, तो वो दरवाजा खोलने जाती है। अब उसके जाते हम उन आत्माओं में से दोस्तों एक को देख पाते हैं जो कि किसी तरह का डीमन लग रहा है, बहुत ही घिनौना और डरावना। वहीं नीता जब दरवाजा खोलती है ना, बाहर कोई नहीं होता, लेकिन हाँ तब उसको दरवाजे पर लिखा मिलता है, मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। बस ये पढ़कर नीता डरते डरते अपने कमरे की ओर जाती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। तब उसे वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है कि तुम जल्दी जल्दी में मेन गेट बंद करना भूल गई। नीता की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो भाग कर जाती है और मेन गेट को बंद कर देती है। तभी वो चादर वाली आत्मा उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जो धीरे धीरे करते हुए अब उसकी ओर ही बढ़ती है। और नीता की ऐसी हालत हो चुकी थी ना कि मानो उसको अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन सही टाइम पर संजय घर आ जाता है, जिसके आते ही वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन डर की वजह से नीता बेहोश हो गई थी। संजय तुरंत एक डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन जब संजय डॉक्टर का बैग लेने कमरे के बाहर जाता है ना, तब नीता पजेस होने के बाद डॉक्टर से कहती है, अगर अपनी जान की खातिर चाहते हो तो संजय से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ना तुम्हारे पूरे खानदान की हिस्ट्री मिटा दूंगी डॉक्टर, सब बर्बाद कर दूंगी। और ये सुनकर डॉक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो संजय को कुछ नॉर्मल दवाइयाँ देकर कहती है, ये नीता बिल्कुल ठीक है, दवाई दे देना, नॉर्मल हो जाएगी। कहकर वो तुरंत भाग जाती है वहाँ से। अगले सीन में मधु को नीता खिड़की की ओर अजीब तरह से खड़ी दिखाई देती है। वो जब उससे पूछने जाती है कि सब ठीक तो है ना दीदी, तभी नीता एक हाथ से उसका गला दबाकर उसे उठा देती है। मधु तो चिल्लाते हुए कहती, दीदी मुझे छोड़ दो, मर जाऊंगी। पर तब भी नीता उसको जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं होती और काफी देर तक पकड़ने के बाद वो उसको वहीं गिरा देती है। इस चीज से मधु को बहुत ज्यादा चोट आती है। वो संजय को आकर बताती है कि मेरी बहन के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे उनका बर्ताव ठीक नहीं लग रहा। लेकिन संजय कहता है, मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि सब नॉर्मल है, थोड़ी दवाई दी है, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगी। फिर दोस्तों अम्मा नीता के लिए नाश्ता लेकर जब उसके कमरे में आती है, तब उसे नीता के चादर में कोई और इंसान भी दिखाई देता है। अम्मा जैसे चादर हटाकर देखती है ना, तभी चादर के अंदर से लाखों की तादाद में मक्खियां बाहर निकल कर आती हैं। और ये देखकर तो अम्मा की चीखें निकल जाती हैं कि ये क्या है। संजय तुरंत आकर पूछता है कि क्या हो गया। तब अम्मा उसको सारी बातें बताती है, लेकिन संजय को यकीन नहीं होता। जाहिर सी बात है, इंसान जब तक कुछ अपनी आंखों से ना देख ले उसे यकीन कहाँ होगा ना। इधर अर्जुन जब अपनी नोवेल लिख रहा होता है, तब उसको भी ऊपर वाले कमरे से दोस्तों आवाजें आती हैं। और जब वो उसी चादर वाली आत्मा के कमरे की ओर जाता है, तभी पीछे से कोई उस पर हमला करके बेहोश कर देता है। अगली सुबह संजय मधु और अम्मा का सारा सामान पैक करवा कर उनसे कहता है, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ नहीं रहना। दोनों पूछते रह जाते हैं कि क्या हो गया, मधु और अम्मा मतलब। लेकिन संजय उन्हें कुछ नहीं बताता और गाड़ी में डालकर यहाँ से दूर जाने लगता है, क्योंकि संजय ने सुबह पहली बार अपनी आंखों से नीता को बड़ी अजीब हरकतें करते हुए देख लिया था। उसको इस बात पर तो यकीन नहीं हुआ कि नीता पजेस है और उस पर भूतों का साया है, लेकिन उसको ये जरूर लग गया कि शायद नीता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अगर बाकी उसको ऐसी हालत में देखेंगे तो सभी नीता को पागल समझेंगे। इसीलिए उसने सभी को विला से भेज दिया, जिसके बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट को लेकर आता है नीता का इलाज करवाने के लिए। और ये साइकोलॉजिस्ट कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि वही डिबेट वाला गिरी होता है। वो अकेले नीता के कमरे में आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगी, मैं तुम्हारा सेशन लूंगा ताकि तुम्हारी दिमागी हालत के बारे में जान पाऊं। तो नीता कहती है, मुझे ना बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस घर में भूत रहते हैं। अब ये सुनकर गिरी हंसते हुए कहता है कि अरे यार, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब दिमाग का वहम है, मैं हूं ना, मेरे बारे में जानकर ही भूतों की पैंट गीली हो जाती है। तब नीता कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आपसे बातें करके मजा आएगा। वैसे मुझे ना अभी बहुत ज्यादा मन कर रहा है इंसान का भेजा खाने का, क्या आप वो मेरे लिए लेकर आओगे। इतना कहने की देरी थी कि वो डीमन पेट में परोस कर इंसान का दिमाग नीता को लाकर दे देता है। और गिरी को यकीन नहीं होता कि ये क्या देख लिया मैंने, लगता है वहम ने मेरे दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया, भूत वगैरह होते ही नहीं। तब नीता कहती है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। इसके बाद वो कहती कि सर, मेरा मन कर रहा है कि मैं इंसान को मारकर उसका जूस बनते हुए देखूं। उसके इतना कहते डीमन एक इंसान को पकड़ कर लाता है और कमरे में ले जाकर उसकी बोटियां बनाते बनाते मिक्सर में डालकर जूस बना देता है। इस चीज को देखकर गिरी समझ चुका था कि ये कोई वहम नहीं है, यहाँ तो सच में भूत रहते हैं। अब जाकर उसको यकीन हुआ कि भूत भी इंसानों की तरह इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और डर के मारे वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन नीता कहती है, ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगी, तुम जाकर सबको बता दोगे ना कि मेरे अंदर भूत है, इसीलिए तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो एक ही पंच मारकर गिरी को बेहोश कर देती है। और गिरी की आवाज सुनकर जब संजय कमरे में आता है तो नीता उस पर भी हमला करके उसको बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद गिरी को आता है होश
और वो तुरंत गजेंद्र के शिष्य को फोन लगाकर कहता है, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं मानी। अपने गुरु को भेज दे, यहाँ पर एक आत्मा मौजूद है जो हमें जान से मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर वो शिष्य अपने गुरु को सारी बातें बता देता है। इसीलिए गजेंद्र उस विला में आता है, हाथों में माला, आंखों पर चश्मा और जैकेट वगैरह पहन के, मानो कि वो कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो। विला में कदम रखते ही वो समझ जाता है कि भाई यहाँ कोई मामूली नहीं बल्कि बड़ी ही शक्तिशाली आत्मा का वास है। वो अपने मंत्रों की मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर उस आत्मा का इतिहास क्या है, आखिर वो सभी को क्यों मारना चाहती है। एंड आ जाइए दोस्तों, तब उसको पता चलता है कि आज से करीब 100 साल पहले आसपास एक गांव हुआ करता था। इस गांव में अगर कोई आत्मा कभी आ जाती तो गांव वाले तांत्रिक की मदद से आत्मा को एक हवेली के अंदर कैद कर देते, जो हवेली इसी विला की जगह पर मौजूद थी। उस हवेली को तोड़कर ये विला हाल ही में बनाया गया। लेकिन एक बार की बात है, गांव में बहुत ही खतरनाक डायन आई जिसने जवान लड़कों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर सभी की जान ले ली। डायन का मानना था कि अगर वो 13 लड़कों की बलि देती है तो वो इतनी शक्तिशाली बन जाएगी कि दुनिया में उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसने 12 बलि तो दे दी, लेकिन आखिरी बलि देने से पहले ही गांव वालों ने डायन को तांत्रिक के हवाले कर दिया, जहां तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके डायन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की। लेकिन डायन ने मरने से पहले खुद को एक किताब के अंदर कैद कर लिया। जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो डायन उस इंसान को पजेस कर लेगी। सेम ऐसा ही नीता के साथ हुआ। जो पुरानी किताब उसको मिली थी ना, उस किताब में डायन कैद थी, जिसको पढ़ने की वजह से डायन ने नीता के शरीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों वापस कहानी में आ जाइए पहले वाली। तो जब गाँव वालों ने तांत्रिक को बुलाया तो तांत्रिक ने डायन के शरीर को खत्म कर दिया। लेकिन तांत्रिक को गाँव वालों में से ही अर्जुन नाम का एक लड़का मिला जिसका जन्म अमावस्या वाले दिन हुआ था। और अगर डायन को उसकी सारी शक्तियां चाहिए तो 13वें नंबर पर उसको अर्जुन की ही बलि देनी होगी। तांत्रिक अर्जुन से कहते हैं कि डायन अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारे अमावस्या वाले दिन जन्म लेने की वजह से तुम्हारा कई बार पुनर्जन्म होगा। हर बार जब तुम जन्म लोगे उस बार ये डायन दोबारा आएगी तुम्हारी बलि देने। इस जन्म में मैंने तुम्हें डायन से बचा लिया, लेकिन अगले जन्म का भरोसा नहीं, अगली बार तो भगवान ही तुम्हारे दूसरे जन्म के रूप को बचा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जिस राइडर अर्जुन को हमने देखा वो इस वाले अर्जुन का ही पुनर्जन्म था और उसके दूसरा जन्म लेने की वजह से वो डायन भी जाग गई और उसी ने रंगा की मदद से अर्जुन को बहलाकर विला में लाने की कोशिश की ताकि वहां पर लाकर वो उसकी बलि दे सके, जिससे वो डायन क्या बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। ये जानकर गिरी और संजय दोनों हैरान। तभी वहां पर वो डायन आ जाती है जो गजेंद्र से कहती है, तो तू मुझे रोकने आया है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बार मैं अर्जुन को मारकर खुद को शक्तिशाली बना लूंगी, कोई नहीं रोक सकता मुझे। और गजेंद्र कहता है कि तुझ जैसी कितनी ही डायन को मैंने सबक सिखाया, पता है तू किस खेत की मूली है। और वो गिरी को मंत्र वाली किताब देकर कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मंत्र रुकने नहीं चाहिए, जोर जोर से इन्हें पढ़ते रहना। इसीलिए गिरी वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तो वहीं वो डायन अर्जुन के पास आकर उसको मारने की कोशिश करती है, पर गजेंद्र अपनी शक्तियों की मदद से उसको रोक रहा होता है। जब डायन खुद को कमजोर पड़ता हुआ देखती है तो वो गिरी के पास आ जाती है और उसको बहलाने की कोशिश करती है ताकि वो मंत्र पढ़ना रोक दे, लेकिन वो नहीं रुकता। और तब देखिए दोस्तों डायन उसके सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है। ये देखकर ऑफ कोर्स गिरी का ध्यान भटक जाता है और जैसे मंत्र रुकते हैं डायन गजेंद्र से लड़ने लग जाती है ताकि उसको मार सके। और गजेंद्र भी अपनी हिम्मत और ताकत की मदद से डायन से कड़ा मुकाबला करता है और अपनी माला उसके गले में डाल देता है, जिससे अब जाकर वो डायन मारी जाती है और फाइनली अर्जुन की जान बच जाती है। तीनों बड़े खुश होते हैं कि आखिरकार डायन का खेल खत्म हुआ। डायन के मरते ही नीता भी ठीक हो जाती है। अब सारे लोग अर्जुन को विला में ढूंढने लगते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। सिर्फ उन्हें एक नोट मिलता है जिसमें उस डीमन ने लिखा था कि तुम्हें क्या लगा था, डायन को मार दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। मैंने तो अभी तक एंट्री भी नहीं मारी है और अब मेरी बारी, मैं आ रहा हूँ गजेंद्र, याद तो होगा ना तुम्हें कि मैं कौन हूँ। और ये पढ़कर दोस्तों गजेंद्र के पसीने छूट जाते हैं, मानो कि वो जानता है कि ये डीमन कौन है। इसके बाद हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो हमें ये कहानी सुना रहा है, हाउस नंबर 13 की। वो कहता है कि जब बुराई सामने आ गई है तो अब मेरी बारी है, अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा ताकि इस कहानी को एंड कर सकूं। और जब हमें उस इंसान की शक्ल दिखाई जाती है तो उसकी कोई शक्ल ही नहीं होती, मानो कि वो कोई इनविजिबल इंसान हो। और ये है कौन, इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। शायद इस मूवी के अगले पार्ट में दोस्तों पता चलेगा, लेकिन वो कहाँ रिलीज हुआ है अभी तक, जब आएगा तब एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।